गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आप तक? हाँ जी। काकर पूछ रहे हैं फायरमैन का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। काकर अभी तक तो एज सच अभी कुछ आइडिया नहीं है। मे भी हो सकता है डिले हो क्योंकि कोविड 19 की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स डिले किए गए हैं। जैसे आपका इंटरव्यू है एसआई का, उसको डिले किया गया है। हालांकि अभी तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी हैं, बट अभी हमारे पास एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही हमारे पास कोई खबर आएगी फायरमैन के एग्ज़ाम को लेके, वी विल इन्फॉर्म यू। बाकी आप लोग कमीशन की वेबसाइट विजिट करते रहा करें, ठीक है। दिसंबर 2022? इतना जल्दी? ओहो, अच्छा अच्छा। ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए। हाँ, ये मैं करेक्ट कर लूँगा। ओके भैया, ये 2021 है, ठीक है। 2021 का है। पता चल रहा है फ्यूचर के करंट अफेयर्स डिस्कस हो रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। आइए फ्यूचर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये बताइए, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप लोग कि नहीं पढ़ रहे हैं? एक बार चेक कर लेते हैं कुछ। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। कजू वैली वेटलैंड अभी उसको रिसेंटली बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। तो किस स्टेट में लोकेटेड है आपका कजू वैली वेटलैंड? कजू वैली वेटलैंड जल्दी से बताइए। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। अभी लोग जुड़ रहे हैं, कंप्लीटली नहीं जुड़ पाए हैं। के यही को पिन भी आंसर दे रहे हैं। मीत, गुड इवनिंग। आप भी काफ़ी टाइम बाद दिख रहे हैं। इट्स आंसर कजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु। देखिए, जो भी नेशनल पार्क्स वेटलैंड्स हैं इसी तरह से याद होंगे तो फ़ायदे में रहेंगे आपके, ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अरे ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ने किताब लॉन्च करी पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। वो किसने लिखी है? वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी किताबें लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो जो भी किताबें वो लॉन्च करते हैं इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब नहीं, आप, ये पावर है वाइस प्रेसिडेंट की, डायरेक्ट आके आपके एग्जाम में वो किताब छप जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना, वाइस प्रेसिडेंट ने किताब लॉन्च करी पब्लिक सर्विस एथिक्स, अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन दीज डेज। आपके अगर आप रिसेंट एग्जाम उठा के देखो, एसआई उठाओ, एसआई का स्क्रीनिंग उठाओ या मीन्स उठाओ, या इससे पहले जो ईडीसी हुए, एलडीसी हुए, बुक्स एंड ऑथर्स वाला पार्ट ज़रूर पूछा गया है। और दो दो तीन तीन क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स वाले पार्ट पे अच्छी कमांड बनाइए क्योंकि पिछले एग्जाम्स में काफ़ी आ चुका है। ऑल राइट। तो पब्लिक सर्विसेज अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत किसने लॉन्च की है? कहाँ गया? हाँ जी, प्रभात कुमार, ठीक है। करेक्ट आंसर इज प्रभात कुमार। चलिए जी, आगे एक दो के आंसर और बताइए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अभी इनमें से किसी मार्केट को क्लीन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सर्टिफाई किया गया है फसाई के द्वारा, ठीक है। फसाई के द्वारा क्लीन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट किसको सर्टिफाई किया गया है? वैसे फसाई FSSAI होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फसाई के द्वारा क्लीन फ्रूट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट किसे सर्टिफाई किया गया है? ओहो सर, व्हाट ए कोइंसिडेंस, व्हाट ए कोइंसिडेंस। हर बार आंसर क्या निकल के आ रहा है? आई डी आंसर निकल के आ रहा है। इसमें भी करेक्ट आंसर इज डी। आईएनए मार्केट है, इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट, न्यू दिल्ली। आईएनए मार्केट है दिल्ली में, उसको डिक्लेयर किया गया है। तो पहली बार डिक्लेयर हुआ है ना, तो पहली बार डिक्लेयर हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। देखिए, ऐसे कोई स्टूडेंट जो हमारे न्यू हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और एक गाइडेंस चाहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिस्क्रिप्टिव और
टू द पॉइंट एग्जैक्ट गाइडेंस चाहते हैं टू क्रैक योर एग्जाम्स, तो उसके लिए हमारे पास APPCS प्रीलिम्स, ACF हेड कांस्टेबल, फॉरेस्टर, TGT, PGT, असिस्टेंट इंजीनियर, इनके GK और इंग्लिश वाले कोर्स, ठीक है, इंडिविजुअल GK, इंग्लिश, मैथ्स के कोर्स, तो ये सारे कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च कर रखे हैं। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि जो हम ये करंट अफेयर्स क्लासेस कराते हैं, कभी कभी इंग्लिश की भी हम क्लासेस कराते हैं, आने वाले दिनों में इंग्लिश की आपकी लाइव क्लासेस रेगुलर हुआ करेंगी फिक्स टाइम इंटरवल पर, ठीक है। अभी हमने आपका मेंस के आंसर राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, और इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आने वाले टाइम में आपको लाइव क्लासेस मिला करेंगी इस फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो लाइव क्लासेस अब हमारे फेसबुक पेज पे कुछ बढ़ने वाली हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग फैकल्टीज़ की आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारे लेक्चर्स की आपको प्रॉपर लिंक मिलता रहे, इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जैसे कुछ कुछ मटेरियल हम लोग आपका ग्रुप पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो फ्री ग्रुप भी हमारे पास अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। तो जो हमारे फ्री स्टडी मटेरियल हैं और जो फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं उसकी लिंक आपको इस ग्रुप पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स इज इम्प्लीमेंटिंग द, नहीं ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 8th to 14th December 2021, 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर, करीब करीब एक हफ्ता हो जाता है। इस बीच कौन सा वीक ऑब्जर्व किया गया? नेशनल लिटरेसी वीक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक, या फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। चार ऑप्शन हैं, चार में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो बताइए, लगाइए तुक्का, क्या लगाएंगे? तुक्का लगाएंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे, कोशिश करा करिए। अब जैसे जनवरी का हमें आगे डिस्कस करना है, तो जनवरी पे आप कमांड अभी से बना के चलो, ताकि जब करंट अफेयर्स हम आपका डिस्कस करें आप अपने आप को खुद चेक कर पाओ कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन मिस कर दिया, या ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है जो मैंने नहीं पढ़ा। उससे आइडिया लगता रहेगा कि करंट अफेयर्स आप जो पढ़ रहे हो उससे फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये मजाक वाले क्वेश्चन नहीं, इनसे क्वेश्चन फंसते हैं, पिछले भी एग्जाम से फंसे हैं, ठीक है, हमारे क्वेश्चन, तो मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो यही इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 8 to 14 दिसंबर 2021। कि नाम शेयरिंग कह रहे हैं सी, मोटर बसर कह रहे हैं बी। मोटर बसर ने बात को बिल्कुल शिद्दत से लिया, बिल्कुल उन्होंने ओबे करा बात को, और उनका सर हम तुक्का लगाएंगे। बहुत बढ़िया। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक भी आंसर आ रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक भी आंसर आ रहा है। ये तो नाइंसाफी, लिटरेसी वीक क्यों छोड़ा आप लोगों ने? जब तुक्के में बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो ए के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? ए को भी कोई लगा दे आंसर, है ना, ए भी लगाइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच जो हफ्ता हम सेलिब्रेट करते हैं वो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक। क्या नाम है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक। याद रहेगा, मतलब कुल मिला के 8 से 14 दिसंबर, 8 to 14 हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात इस हफ्ते में किसकी बात करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन का जो वीक है, अब देखो कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, ये क्या है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक, ये एक इवेंट है। कैटेगराइज करना सीखिए चीजों को। जैसे क्वेश्चन देखिए तो कैटेगराइज करिए। जैसे पिछला क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर का था, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है इवेंट में, एक इवेंट हुआ है। कौन सा इवेंट हुआ है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक। अब कोई भी इवेंट होता है तो कौन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, किस दिन ऑर्गेनाइज हुआ, क्या इसका पर्पस था, ठीक है। ये सवाल आप खुद अपने आप से बनाओ, आंसर अपने आप बनते चले आएंगे। यही करंट अफेयर्स का तरीका है, ठीक है। करंट अफेयर्स में करना क्या होता है?
जो भी टॉपिक मिले उससे रिलेटेड सवाल आप खुद अपने हिसाब से दिमाग में बनाने लगो, ठीक है। जैसे इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक, ये एक इवेंट है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, किस दिन ऑर्गेनाइज हुआ, और क्या पर्पस था इसका, ठीक है। तीन तीन सवाल डायरेक्ट आपके बन रहे हैं यहां से नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक से। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके भेजे में बात फिट हो जाए। ये करंट अफेयर्स है माय फ्रेंड, जल्दी याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए लाइव क्लासेस हम इसका रेगुलर करते हैं, ताकि लाइव क्लासेस के जरिए आप जितना रेगुलर अटेंड करेंगे उतना ही इसका फायदा उठा पाएंगे। और अगर आप लाइव क्लास नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए आप कमेंट करिए, ठीक है। आप लाइव नहीं भी देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे हम इसका रिकॉर्डेड अपलोड कर देते हैं, या चलिए फेसबुक पे भी देख रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन में पूछूं तो उसका आंसर तब भी कमेंट करिए, उससे आप ही की एबिलिटी डेवलप होगी। देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता फिर भी कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की, क्योंकि एग्जाम में भी ये एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। नॉलेज आपके पास कितनी भी हो डजंट मैटर, ठीक है, मैटर करती है मतलब एक हद तक, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली आपको एग्जाम में याद रखना क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, वो डेवलप करिए। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक, तो ये इवेंट कौन करवाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये इवेंट करवाता है। अब इससे रिलेटेड ये किस दिन हुआ, 8 to 14 दिसंबर में हुआ। पर्पस क्या था, पर्पस ये था ताकि लोगों को अवेयर किया जाए ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, टीचर आपको बताता है कि देखो भैया ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, क्लाइमेट चेंज एक इशू है, तो आप स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम का सिलेबस है, तो आप इसलिए समझ रहे हो इस चीज को। जनता को नहीं पता इसके बारे में, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो इस तरह के इवेंट्स इसीलिए कराए जाते हैं ताकि लोगों को हम अवेयर करें, ताकि लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करें, एनर्जी कंजर्व करेंगे, एनर्जी का यूज कम करेंगे, एनर्जी, तो वो आपके पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये बॉडी किसके अंदर आती है, ये आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। अब एक सवाल देखो जो कोई आपको नहीं बताएगा, अपन बिल्कुल बेसिक से चलने वाले लोग हैं, ठीक है। एक सवाल, सीधी सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, बट हमें पता ही नहीं एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है। एग्जाम्स में इंटरव्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, ब्लैंक, कोई आंसर ही नहीं है। तो सीख लो यहां पर, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यह है कि जब आप एक ऐसा एफर्ट दें ताकि एनर्जी को आप एफिशिएंटली यूज कर पाए, ठीक है, ऐसे एफर्ट ताकि आप एनर्जी को क्या कर पाए, एफिशिएंटली यूज कर पाए। एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, आपने बिना बात के, जैसे आप रूम से निकले, पंखा चल रहा है, कोई पर्पज है, कोई पर्पज नहीं है, तो पंखे को ऑफ कर दीजिए। आप रूम से निकले, लाइट ऑन है, कोई पर्पज है, नहीं पर्पज है, तो लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए। तो इससे क्या है, आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप किसी चीज की पावर का यूज ही कम कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाते थे कार से, पेट्रोल खर्च करते थे, मत जाइए कार से, आप ट्रांसपोर्ट बस यूज करिए, है ना। जितना वो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट, जो आपकी बस जा रही है ट्रांसपोर्ट की बस, वो भी तो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर ही रही है। तो जो जो इसमें जितने लोग बैठे हैं इसमें अगर आप भी ऐड हो जाएंगे तो क्यूमुलेटिव अगर बात करेंगे तो एनर्जी बचेगी, खर्च कम होगी। तो या तो आप पार्टिकुलर सर्विस का यूज ही कम कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, उसको वेस्ट होने से बचाइए। वेस्ट होने से बचाना इज द एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल एफर्ट है जो आपको मैक्रो लेवल पे फायदा उठा के देता है। ऐसे कई इस तरह के इनिशिएटिव चलते हैं कि भैया हाँ 1 मिनट के लिए इस दिन लाइट बंद कर देंगे, 2 मिनट के लिए, तो आपके लाइट बंद करने से बहुत कम इम्पैक्ट करेगा। बट इसी चीज को आप मैक्रो लेवल पे ले लो, बड़े लेवल पे ले लो, अगर पूरे कंट्री से 1 मिनट की लाइट काट ली जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हो आप लाइट का, ठीक है। तो ये पर्पज होता है एनर्जी कंजर्वेशन का। आई होप थोड़ा सा आप फील करेंगे इस चीज को और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन वीक, ये अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया समीक्षा। अब देखो सवाल हो सकता है एनर्जी वीक पे ना पूछे, सवाल किससे पूछे, समीक्षा पे।
समीक्षा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखेंगे। समीक्षा का मतलब क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एनर्जी एफिशिएंसी, नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये किस किस ने बनाया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई और बीईई ने मिलकर इसको समीक्षा को बनाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नीति आयोग हैज लॉन्च ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग। नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन लॉन्च किया, किसके साथ पार्टनरशिप में? कैसे हैं उपांग आप? उपांग, आई होप यू आर फाइन। इसका आंसर दीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आंसर पता है तब भी दीजिए, नहीं पता तब भी दीजिए। क्या होगा? मैक्स टू मैक्स आंसर गलत होगा। अब गलत होगा, उसके बाद जब आप नया आंसर जानोगे ना, करेक्ट आंसर, तो आप अपने जब गलत आंसर से मैच करोगे तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आपको आंसर ही याद हो जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें याद होती हैं। तो ये मत सोचो कि नहीं मैं तो बस नेटफ्लिक्स की तरह इसको देखता हूँ और साथ में पॉपकॉर्न ले लेते हैं, थोड़ी कोक ले लेते हैं, आराम से अपना रात भर का काम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं देखना। कॉपी पेन लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए, जस्ट लाइक ए रेगुलर क्लास। जैसे अगर आप क्लास में आते, क्लास में अगर हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते तो आप कैसे पढ़ते, है ना? ऐसे तो नहीं आके बैठ जाते ना बिल्कुल, या ऐसे बिल्कुल आओ सर जी पढ़ाओ, तो मतलब सोफिस्टिकेटेड होके बैठते, तो उसी तरह से आपको भी बैठना है। ठीक है, मीडियम चेंज होना चाहिए, बेसिक एटीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए आपका, लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो पुरानी है उन्हें पुराना रहने दीजिए, उसमें बदलाव मत करिए। ओके, थैंक यू उपांग। ओके, हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। इसमें WRI इंडिया भी इन्वॉल्व है, CESL भी इन्वॉल्व है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व? देखो, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड भी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया पीएम, आपने तो फुल फॉर्म भी बता दी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की। ठीक है, तो इसका भी पर्पस यही है ताकि इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन का पर्पस क्या है? इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करना। देखिए, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या था, पहले डीजल पे बसेस चलती थी, फिर उनको चेंज करके हम सीएनजी पे लाए, सीएनजी में पॉल्यूशन कम हो गया। अब हम उन्हें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक बसेस में, ताकि पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गेन्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू फंक्शन एज अ शेड्यूल पेमेंट्स बैंक? Which of the following has gained approval from RBI to function as a schedule payments bank? हाँ जी सर, आजकल तो सब कुछ जियो के साथ हो रहा है नया नया, तो ये काम भी जियो के साथ ही हुआ होगा, ऐसे तुक्के लगते हैं। ओके, तो एबाम का आंसर आ गया, शेयरिंग का आ गया, बसर का आ गया, वागे वागे का आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग तो मुझे लगता है ऐसे लग रहा है लाइव छोड़ के निकल जाते होंगे। आज सर पे एहसान कर देता हूँ, अपना लाइव दिखा देता हूँ तो सर के नंबर ऑफ लाइव्स बढ़ जाते हैं ना भैया। अगर हैं रेगुलर, एक कहावत है ना, जिंदा हो तो एहसास दिलाओ जिंदा होने का। तो आंसर दीजिए इसका सब लोग। ओके, चलिए करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसको क्या, किस चीज़ का अप्रूवल मिल गया? टू फंक्शन एज ए शेड्यूल पेमेंट्स बैंक, टू फंक्शन एज ए शेड्यूल पेमेंट्स बैंक। जैसे लाइक आपका पेमेंट्स बैंक के नाम पर हमारे पास एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, एक और नई अब आ गई पेटीएम पेमेंट्स बैंक। काफ़ी टाइम से लाइन में लगे थे, फाइनली इनका काम हो गया। अब पेमेंट बैंक का कंसेप्ट क्या है? देखिए, पेमेंट बैंक आई क्यों आई? इसीलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ
कि आप जाइए कल अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाइए। सर मेरा तो अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए आपका अकाउंट नहीं है और मैं आपसे कहूँ कि अपना कल जाना आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा के आना, तो आप टेंशन में आ जाओगे, कितना इरिटेटिंग और बोरिंग काम है। क्योंकि आपको मालूम है एक बैंक अकाउंट ओपन करने में कितनी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। और मेरे को बैंक अकाउंट की ज़रूरत क्या है, पहला सवाल तो यही आता है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत क्या है। मेरे को लोन नहीं लेना, मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे को एफडी नहीं करानी, मेरा बस पर्पज़ इतना है कि बस मेरे पास पैसा रहता है जो कैश, उसको मैं एक जगह सेव कर दूं, ठीक है, उसको मार्केट में लेके आ जाऊं ताकि वो डिजिटल इकोनॉमी में मेरा पैसा कंट्रीब्यूट करे। मेरा बस इतना पर्पज़ है। मेरा पर्पज़ ये है ही नहीं कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, फिक्स डिपॉजिट बनवाऊं, कुछ करूं। मेरा पर्पज़ बिल्कुल छोटा सा है। अब इस छोटे से पर्पज़ के लिए आप इतनी बड़ी बैंक में अकाउंट खुलवाओ, प्लस उस बैंक में फॉर्मेलिटीज़ कितनी होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब आपको फील कर रही हैं, जबकि आप पढ़े लिखे हैं, तो सोचो एक रूरल एरिया के पर्सन के लिए कैसी पॉसिबिलिटी होगी कि वो जाके अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाए। तो एक रूरल एरिया का पर्सन तो और ज़्यादा पीछे हो जाता है। वो तो बिल्कुल ही उसका दिल नहीं करेगा, अरे कौन बैंक जाए, इतना झमेला करे, इतना कौन मेहनत करे। तो इसीलिए एक कंसेप्ट लाया गया छोटी बैंक्स का। तो उन छोटी बैंक्स को हमने कहा पेमेंट बैंक्स। ये पेमेंट बैंक्स की खासियत ये होती है कि जैसे नॉर्मल बैंक होती वैसी वो काम करती है। पहली बात तो इनको ओपन करना आसान है। आप घर बैठे एयरटेल का फ़ोन लो, एयरटेल का सिम लो, तुरंत एयरटेल पेमेंट बैंक बन जाएगा। पेटीएम का पेमेंट बैंक घर बैठे बैठे बन जाता है। तो लाइक एनी अदर बैंक इनका भी ऑपरेशन काम करता है, बट इनमें कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे जो आप पैसा इनमें डिपॉजिट करते हो उसमें कुछ लिमिट है, प्लस इसमें सिर्फ आप सेविंग अकाउंट खोल सकते, करंट अकाउंट खोल सकते हो, टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते। टाइम डिपॉजिट क्या है, देखिए कोई भी बैंक में, ठीक है, कोई भी बैंक में दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स और एक होता है टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करो और उससे कहो जब मैं मांगू मेरे को दे देना, ठीक है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट हो गए, जब आप बैंक जाएंगे आपको ये पैसा मिल जाएगा। टाइम डिपॉजिट में क्या आ जाता है, आपकी एफडी, उसको क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, बैंक को कह देते हैं ठीक है ये मैं पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा और अगले 5 या 10 साल तक मेरे को इस पैसे को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। आप बैंक को गारंटी दे दोगे 10 साल तक ये पैसा तुम्हारा जैसे चाहो यूज करो, 10 साल के बाद मैं इसे यूज करूंगा। तो आपने क्या करा, एक डिपॉजिट फिक्स कर दिया टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए जब आप उसे डिपॉजिट कर देते हैं तो वो क्या हो गया, एक टाइम डिपॉजिट। तो वही पेमेंट बैंक में क्या होता है, पेमेंट बैंक में आपका टाइम डिपॉजिट अलाउड नहीं है, यानी एफडी नहीं करा सकते। हाँ बट जो छोटे मोटे सेविंग करंट अकाउंट है वो आप खुलवा सकते हो, ठीक है। तो ये पेमेंट बैंक से एक सवाल ये बन सकता किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, तो डॉक्टर नचिकेत मोर की कमेटी की रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक बनाया गया था। अब वही पर्पज है कि छोटे रूरल एरियाज में बहुत उन्हें बड़े बैंक्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें काम आसानी से हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में भी बैंक की सुविधा करवा दी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अब एक रूरल एरिया का आदमी पोस्ट ऑफिस में जाएगा, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेगा। फायदा क्या होगा, उसका पैसा भी डिजिटल इकोनॉमी में आएगा। डिजिटल इकोनॉमी में अगर आएगा तो ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो रूरल बैंकिंग का एक्सपेंशन के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। इसका फायदा यही है कि इससे रूरल बैंकिंग को बहुत एक्सपेंशन मिलेगा। पेमेंट बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसीलिए पेमेंट बैंक हम ओपन करते हैं ताकि इसको हम बड़े लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उतार सके। पेपर वर्क इसमें ज़्यादा होता है नहीं, इजीली आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। छोटे मोटे पर्पज़ के लिए आराम से इसमें आप अकाउंट अपना खुलवा सकते हो। इवन एयरटेल का तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी सामने आया था। इन्होंने इनका जो भी कस्टमर बेस था, इन्होंने जितने भी इनके सब्सक्राइबर थे, बिना सब्सक्राइबर की कंसेंट के, बिना उनकी मजबूरी के, वो मंजूरी के, उनका पेमेंट बैंक बना दिया था। तो काफ़ी इस पर बवाल हुआ था एयरटेल का। पुरानी बात हो गई अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हु विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 by the Royal Institute of British Architects RIBA, the world's highest honor for architecture। इस तरह के नोटिस करिएगा न्यूज़। जैसे लिटरेचर में हाईएस्ट अवार्ड क्या है, आर्किटेक्चर का हाईएस्ट अवार्ड, मैथमेटिक्स का हाईएस्ट अवार्ड, इकोनॉमी का हाईएस्ट अवार्ड। तो इस तरह के जो फैक्ट्स आते हैं
उनको जरूर नोटिस करा करिए। जैसे आर्किटेक्चर का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड किया है रॉयल गोल्ड मेडल बाय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। तो रॉयल गोल्ड मेडल बाय रीबा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्किटेक्चर का ऑनर है। तो ये किसे मिला है? करेक्ट आंसर दीजिए। ऑलराइट, हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। 100 बिल्ड प्रोजेक्ट्स हैं इनके अक्रॉस इंडिया। और ये अवार्ड पर्सनली जो क्वीन है ना इंग्लैंड की, वो इसको अप्रूव करती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज इसरो साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द नाविक मैसेजिंग सर्विस। नाविक मैसेजिंग सर्विस के लिए इसरो ने, ठीक है, नाविक, ये कुछ टाइम तक तो यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा था। बाकी स्टेट पीसीएस ने भी खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जब ये नया था। तो इसरो किसके साथ टाई अप कर रहा है, किस कंपनी के साथ, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द नाविक मैसेजिंग सर्विस, बताइए। ए सी अब क्या? करेक्ट आंसर इज ओप्पो। ओप्पो के साथ मैच कर रहा है ना ओ ओ, तो इसरो ने का ओ से ओ मैच कर गया, बस इसी को ऑर्डर दे दो। इसरो और ओप्पो मिलके काम करेंगे नाविक के ऊपर। नाविक है क्या? नाविक बोले तो नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। पहला सवाल तो यही बन जाएगा, नाविक की फुल फॉर्म नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो नाविक क्या है? एक कॉन्स्टिलेशन है जो इंडिया की नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। मतलब है क्या? देखो आपने जीपीएस तो जानते होगे, नाविक भले ही जानते हो ना जानते हो, जीपीएस तो जानते होगे, ठीक है। तो जैसे ये मान लो अर्थ है, अब अर्थ पे आप कहीं भी खड़े हुए हो, ठीक है, आपकी लोकेशन आपको कैसे पता चलती है? तो यहाँ पे कोई ना कोई सैटेलाइट्स का ग्रुप है, ठीक है। बाहर स्पेस में सैटेलाइट्स का कुछ ग्रुप है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि पूरी दुनिया की लोकेशन को वो कवर कर रहा है। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वो आपको लोकेट कर लेगा। आप लोकेट किसकी वजह से हो पा रहे हो? इस सैटेलाइट्स के ग्रुप की वजह से। तो अमेरिका ने एक कॉन्स्टिलेशन बना रखा है सैटेलाइट का, तो उसको क्या कहते हैं? जीपीएस। अमेरिका ने जो बना रखा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब एक बार हुआ क्या था? एक बार हुआ ये था कि हमको हमारी इस फौज ने, हमारी आर्मी ने अमेरिका से कहा कि भाई जो आपका जीपीएस है उसकी सर्विसेज हमें दे दो। उससे थोड़े से कोऑर्डिनेशन हमने मांगे थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें डिनाई कर दिया। फिर हमें ईगो पे आ गई, तो हमने कहा हम अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे, लाइक जीपीएस हम अपना खुद का इसी तरह से सैटेलाइट सिस्टम बनाएंगे। तो जो सैटेलाइट सिस्टम है इसी को हम कहते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी हमने इतना डेवलप कर लिया कि पूरी इंडिया की लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी हो हम लोकेट कर लेंगे IRNSS से, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी को हम कहते हैं, इसी कॉन्स्टिलेशन को IRNSS ने जो कॉन्स्टिलेशन बनाया है ना, उसी को हम कहते हैं नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा IRNSS और नाविक। 8 सैटेलाइट्स हैं IRNSS में, 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 5 आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो पर्पस यही है, रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा इंडिया और इसके पड़ोसियों को।
तो पड़ोसी में लाइक भूटान वगैरह अगर इसकी सर्विस मांगे तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, नेपाल मांगेगा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम है। कल को मान लो अगर अमेरिका जीपीएस का डेटा हमारे साथ शेयर करने को रेडी ना हो, तो हमारे पास हमारा खुद का डेटा है, हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आत्मनिर्भर हैं इस मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया हैज क्लेम्ड हाउ मेनी मेडल्स एट एशियन यूथ पैरा गेम्स हेल्ड एट रिफा सिटी बहरीन। बहरीन स्पेलिंग गलत है, बहरीन, ठीक है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई रिफा सिटी कहाँ है, बहरीन में, ठीक है। तो हाउ मेनी मेडल्स एट एशियन यूथ पैरा गेम्स इंडिया ने जीते हैं। एशियन यूथ पैरा गेम्स में हमारे कितने मेडल्स हैं? हाँ जी, काउंट करके बताइए। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स का नॉलेज अच्छा है, ठीक है, तो आपको गलत आंसर नहीं देना है। स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं इट इज़ अ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग दैट इंडिया हैव गॉट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स रहे हैं जिन्होंने इंडिया लेवल पे इंडिया की नाक बचाई है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज 41। बहुत बढ़िया पीएम, करेक्ट आंसर इज 41, ठीक है। तो 41 मेडल्स जीते हैं, 12 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर्स हैं, 14 ब्रोंज हैं, ठीक है। अभी फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स में हमने इतने मेडल्स जीते हैं, जो कहाँ हुआ था, रिफा सिटी बहरीन में, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने वाला इवेंट कमेटी कौन सा है, नेशनल पैरालंपिक कमेटी। अब देखो ये भी क्या है, ये भी एक इवेंट ही है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हुआ तो क्या हुआ। 700 एथलीट्स फ्रॉम अराउंड 30 कंट्रीज उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस इवेंट में, जो 2 से 6 दिसंबर के बीच चलता है, ठीक है। अब 2025 में अगला इवेंट होगा, फिफ्थ एडिशन कब हो रहा है, 2025 में। ये वाला तो बहरीन ने होस्ट करा, अगला जो होगा वो उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यूएनजीए में ऑब्जर्वर स्टेटस किसको मिल गया है? 12 गोल्ड, 15 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। इनमें से अभी रिसेंटली किसी को यूएनजीए में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज एन ऑब्जर्वर स्टेटस। ऑब्वियसली इट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट गर्व की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हमारी खुद की देन है। ये इंडिया प्लस फ्रांस, इन दो कंट्रीज़ की मेजर इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहले क्या होता था, बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से वो कौन बनाता था, आपका यूएसए या फिर कोई यूरोपियन कंट्री। बट ये हमारा इनिशिएटिव है, ये अपना इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो याद रखेंगे, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। अब ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, ऑब्जर्वर स्टेटस का सीधा सीधा मतलब है, जैसे कोई कमेटी है ना, मान लो कोई कमेटी है। अब उस कमेटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इस कमेटी में कोई यहाँ पे हेड होगा, और जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, इसमें वोट कर सकते हैं। ये वोट कर सकता है, 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 ठीक है। तो ये लोग कौन हो गए, इस कमेटी के मेंबर्स हो गए। ये कौन हो गए, इस कमेटी के मेंबर्स हो गए। बट बाहर में एक पर्सन था, ठीक है, बाहर में एक पर्सन था, वो इस कमेटी को घूर रहा था, नहीं इधर ऐसे घूरेगा ना, हाँ,
वो इस कमेटी को घूर रहा था। वो चाह रहा था यार हमें भी अपना पार्ट बना लो यार, इतने बढ़िया काम करते हो तुम लोग, हम भी तुम्हारा पार्ट बनना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हो चलो इसको एंट्री दे देते हैं, लेकिन आप अभी इस पे ट्रस्ट कम करते हो, या ये कह लो कि अभी आपकी इन्वॉल्वमेंट इससे कम हुई है, तो ये अभी नया नया दोस्त बना है, तो सारी सेम पावर जो आपके पास है, ऑब्वियसली बात है सेम पावर आप इसके साथ शेयर नहीं करोगे। इन द फ्यूचर आप भली करने लगो, बट अभी नहीं करोगे। तो आप क्या कहोगे, ठीक है तुम आओ, तुम हमारे साथ बैठो, हमारी मीटिंग में पार्टिसिपेट करो, हमारी मीटिंग्स में डिस्कशन करो, तुम्हें कोई आइडिया देना है तो वो भी दो, ठीक है सब कर सकते हो। लेकिन जो हमारी मेन पावर है, एक मेंबर की जो मेन पावर है वोट, वो भैया हमारी है। एक ऑब्जर्वर वोट नहीं कर सकता। तो आप सुनते होंगे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये कंट्री ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर कंट्री उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ सकता है, बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो वोट नहीं कर सकता। तो एक मेंबर और ऑब्जर्वर में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कभी भी ऑब्जर्वर वर्ड दिखे तो घबराना नहीं है, ऑब्जर्वर मतलब वो बस वोट नहीं कर पाएगा, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो कंट्रीज हैं वो तो वोट करती है, बट जो ऑब्जर्वर है वो वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो असेंबली हुई थी 108 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी, इसमें 74 मेंबर कंट्रीज हैं, 34 ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, एंड प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज 23 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, 33 स्पेशल इन्वाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आईएसए का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम इंडिया में ही है, हरियाणा। 30 नवंबर 2015 को ये फाउंड हुआ। अब ये इंडिया ने इनिशिएट करा, तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखिएगा मिस्टर अजय माथुर। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। तो रामानुजन प्राइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है रामानुजन प्राइज। तो बताना है किसको ये अवार्ड मिला है। नीना गुप्ता, मनीषा सिंह, नीतू सिन्हा, रीना अग्रवाल। नीना गुप्ता, मनीषा सिंह, नीतू सिन्हा, रीना अग्रवाल। रीना अग्रवाल एक इम्पॉर्टेंट प्राइज है, इंडिया में मान सकते हैं। रामानुजन प्राइज इज ए वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट प्राइज। करेक्ट आंसर दीजिए। प्रेम ने आंसर दिया नीना गुप्ता। उपांग कह रहे हैं सी मतलब नीतू सिन्हा। बाकी कहाँ भैया। ओके बसर जी ने भी आंसर दिया, मतलब मेजोरिटी, मेजोरिटी कहाँ है, मेजोरिटी कहीं नहीं दिख रही है। या तो नीना गुप्ता, मनीषा सिंह सभी आंसर दे रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज नीना गुप्ता। तो जो लोग नीना गुप्ता कह रहे थे उनका आंसर करेक्ट है। ये अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता इज अ मैथमेटिशियन, अ प्रोफेसर एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, ISI कोलकाता। इट इज़ अ वेरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट। इंडिया में जो मैथमेटिशियंस की जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है ना, वो यही है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आपको जान के शायद आज प्राउड फील हो, स्टैटिस्टिक्स के मामले में इंडिया की कोई मतलब टक्कर नहीं है। वी आर वेरी मच गुड इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो मतलब आंकड़े होते हैं, जो सर्वेज होते हैं, जो डेटा होता है, डेटा को अरेंज करना, उससे रिजल्ट निकालना, तो स्टैटिस्टिक्स होता है ये सारा। इसमें प्योरली मैथमेटिक्स वाली चीज़ें होती हैं। तो इस पार्ट में हम बहुत अच्छा डील करते हैं। हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, और इवन बड़े बड़े कंट्रीज ISI कोलकाता से लोगों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उनसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक प्रोफेसर हैं वहाँ से, नीना गुप्ता, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये कौन दे, ये 2005 से ये अवार्ड स्टार्ट है, और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स जॉइंटली विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMU, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DST, और अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स मतलब
ICTP प्लस DST प्लस IMO, ये लोग मिलके इस अवार्ड को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, रामानुजन यंग मैथमेटिशियंस अवार्ड। ऑल राइट, देखिए अगर आपको लगता है यू आर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दीज वीडियोस, तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। जितना लोग आप हमसे कनेक्ट होंगे उतना ही वो आपसे भी कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो आपका भी एक हेल्दी ग्रुप बनेगा। हेल्दी ग्रुप बनेगा तो आपको भी कंपटीशन करने में मज़ा आएगा, ठीक है, तो जितना आप यहाँ पर कंपटीशन को फील कर लेंगे उतना आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। देखिए लाइफ में क्या होता है, कंपटीशन आपको बहुत मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, तो कंपटीशन की सीधी सी बात है, कंपटीशन इज लाइक अ बैटल। बैटल में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन आप हारे हैं या जीते हैं ये डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पे नहीं, आपके इंट्यूशंस पे। आपको क्या लगता है, आपके कॉन्शियस पे ये डिपेंड करता है कि आपने अगर हार को एक्सेप्ट कर लिया तो एक्चुअल में आप हारे हैं, बट अगर ने आपने हार को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप अभी तक नहीं हारे, ठीक है। कहने का मतलब है द फेलियर्स एंड द सक्सेस दीज आर ऑल टेम्परेरी थिंग्स। देखिए सबको पता है लाइफ इज नॉट परमानेंट, लाइफ भी परमानेंट नहीं है, तो जो आपकी सक्सेस है और जो फेलियर है वो भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट एक ही चीज़ है, वो आपकी विल, तो उसको मेंटेन करके रखिए। अगर फेलियर्स भी मिलता है डजेंट मैटर, और प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें तो आपकी लाइफ में चलती रहेंगी, सो ऑन सो ऑन एंड सो ऑन। तो अपने आप को बस गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप नहीं करा, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, तो आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बीट यू। द पॉइंट यू हैव टू फोकस ऑन इज योर कंसिस्टेंसी। इसीलिए मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, मणिपुर स्टेट हैज वॉन द सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, वेयर वाज द चैंपियनशिप हेल्ड। बताइए, मणिपुर स्टेट ने सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी, राजस्थान, मणिपुर, केरला या गुजरात, बताइए। हाँ जी, मणिपुर स्टेट हैज वॉन द सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, तो ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, राजस्थान, मणिपुर, केरला और गुजरात। करेक्ट आंसर बताइए। ऑल राइट, तो लोग बोल रहे हैं केरला। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज केरला। तो मणिपुर ने जो सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ किसने जीती है, वो जीती तो मणिपुर ने, वो कहाँ हुई थी, केरला में हुई थी, ठीक है। सीनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो किसने जीती, मणिपुर ने जीती। ऑल राइट, कोझिकोड केरला, बढ़िया जगह है, घूमने जाइएगा कभी। चलिए इतना जानना काफ़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कॉन्वोक 2021 टू 2022। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वोक 2021-22? कॉन्वोक 2021-22 नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप में किसने लॉन्च किया है, प्रज्ञा, स्माइल फाउंडेशन, इन्फोसिस या भारती फाउंडेशन। क्या लगता है क्या होगा सर, इन्फोसिस वाले बहुत काम ये करते हैं, तो इन्फोसिस ही लग रहा है देखने में तो। करेक्ट आंसर बताइए, करिए कमेंट। प्रज्ञा बोल रहे हैं कोई, स्माइल फाउंडेशन पे भी आंसर आ रहा है, इन्फोसिस भी आ रहा है, ओके, भारती फाउंडेशन कोई नहीं बोल रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ओके, पेम ने बोला है भारती फाउंडेशन। अच्छा, मैं नोटिस करता हूँ कि कोई ना कोई दिन ऐसा कोई पर्सन रहता है, ऐसा कोई स्टूडेंट ज़रूर रहता है जो बिल्कुल फ्रंट पे आके खेलते हैं और बिल्कुल उस दिन धड़ाधड़ शॉट देते हैं। तो आज कभी एक जैसे एक दिन यायुको थे, आज आपके पेम है,
पेम बिल्कुल आज तड़ातड़ आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जहां सब लोग एबीसी एबीसी में लगे, पेम ने खट से बोला करेक्ट आंसर इज भारती फाउंडेशन। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज भारती फाउंडेशन, बहुत बढ़िया पेम, करेक्ट आंसर इज भारती फाउंडेशन। ठीक है, भारती फाउंडेशन क्या है? एक भारतीय एंटरप्राइजेज है, ठीक है, उसकी फिलेंथ्रोपिक आर्म है, मतलब भारतीय एंटरप्राइजेज ने एक अपनी विंग बना रखी, एक अपना पार्ट बना रखा जो सिर्फ चैरिटी वगैरह के काम देखता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? चैरिटी वगैरह देने को कहते हैं फिलेंथ्रोपी, ठीक है। तो इसकी फिलेंथ्रोपिक आर्म है भारती फाउंडेशन। तो ये नीति आयोग के साथ मिलके एक कॉन्वोक 2021-2022 बनाया। ये क्या है? कॉन्वोक मतलब एक ग्रुप है, एक कमेटी है, जिसका काम ये रहेगा कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करो, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, टीचर्स पे स्पेशल फोकस दो, एजुकेशनिस्ट पे फोकस दो, जो स्कूल्स के हेड्स हैं उन पे फोकस दो, ठीक है, ताकि टीचर्स, फैकल्टीज, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। एक कॉन्वॉक के जरिए वो अपने माइक्रो रिसर्च पेपर भी शेयर कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं एक बड़ा लंबा चौड़ा सा रिसर्च पेपर लिखे, एक छोटा सा रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, कोई छोटे से टॉपिक पे कुछ अपना डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पैनल बनाया जाएगा एजुकेशनिस्ट का, वो इस रिसर्च पेपर को एनालाइज करेंगे, और जो रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो नेशनल रिसर्च सिंपोजियम के दौरान प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो उससे उनको भी एक रिकॉग्निशन मिलेगी और मोरल बूस्ट होगा और मोटिवेशन बढ़ेगा आगे इस तरह के काम करने का। तो जो भी ऐसे इनोवेटिव काम है वो करते रहना चाहिए टू एड्रेस आवर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। क्योंकि इंडिया में इस टाइम अगर हम बात करें तो ये कहना बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं कि हम एजुकेशन क्राइसिस में जी रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए जो कर दिया जाए कम है, बहुत कुछ ज़रूरत है, ठीक है। हेलो मिकेन, आपका फर्स्ट क्लास है मिकेन यहाँ। क्वेश्चन नंबर 41, which of the following has been recognized under the 1971 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स? मेरे ख्याल से रामसर कन्वेंशन के बारे में हम बीच बीच में कभी कभी बात कर चुके हैं, तो अभी रिसेंटली एक नया रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड आया है, कौन है? हरीके, रोपर, वोलार या हैदरपुर? करेक्ट आंसर बताना है। हरीके, रोपर, वोलार या हैदरपुर? डी बी डी बी, क्या डी बी डी सी डी? कोई यूनानिमस आंसर्स नहीं आ रहा है आज, स्टेट आंसर्स आ रहे हैं, क्या बात है। कोई बात नहीं, कैसे भी आए आंसर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है, मतलब कमेंट बॉक्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखते हैं तो ऐसा लग रहा है थोड़ा हरा भरा है कमेंट बॉक्स, ठीक, वो कमेंट बॉक्स अच्छा लगता है। आंसर जरूर दीजिए, जितने आप आंसर्स देंगे उतना ही कमेंट बॉक्स चमक जाता है। डी सी डी ए सी, ओके, मतलब लगभग सारी ऑप्शंस बताए जा रहे हैं आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर देखते हैं, हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड को अभी सिलेक्ट किया गया है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। देखिए रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स क्या, कन्वेंशन मतलब एक मीटिंग बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई है जिसका काम यही रहता है कि ऐसी साइट्स जिनकी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, जिनकी हालत बहुत ख़राब है बिल्कुल, मतलब वो डूबने वाले हैं, ऐसे वेटलैंड मतलब पानी के पोर्शन, वो लेक भी हो सकते हैं, रिवर का कोई एक पोर्शन भी हो सकता है, ठीक है, जनरली लेक्स होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई लेक या ऐसा कोई वेटलैंड जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत ही टाइम, कुछ ही टाइम में बर्बाद होने वाला है, सूखने वाला है या ख़त्म होने वाला है पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, ठीक है। तो इस तरह के वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन बनाया गया, रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन का काम ही यही है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? रामसर कन्वेंशन कर रहा है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। रामसर इज अ साइट इन ईरान, रामसर इज अ सिटी इन ईरान, ठीक है। रामसर कहाँ है आपका? ईरान में। तो इनका पर्पस सिंपली इतना ही है कि आपका कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पे काम करें और उनको सस्टेनेबल यूज में लेके आए,
ठीक है। अब ये हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? लखनऊ के पास है, वेस्ट यूपी में लखनऊ के पास का एरिया है। और ये शायद 10th नहीं है, ये मेरे ख्याल से 8th है, ठीक है, 10th तो नहीं होगा, ये 8th इन यूपी है, ठीक है। इससे पहले 7 रामसर वेटलैंड्स हैं यूपी में, ये 8वां है यूपी का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रामसर के वेटलैंड्स है ना वो यूपी में ही है सबसे ज़्यादा। अब जब ये वेटलैंड एंड हुआ तो ऐड हुआ तो नीचे लोग कमेंट में लिखने लगे मोदी है तो मुमकिन है, काइंड ऑफ। अरे भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये वेटलैंड एंड होना खराब बात है। वेटलैंड एंड होना मतलब ऐड होना मतलब उसकी हालत ख़राब है इसलिए ऐड किया जा रहा है, ना कि वो बहुत अच्छा है इसलिए ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर ज़्यादा वेटलैंड है इसका मतलब हालत वहाँ ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पर हैं जो रामसर कन्वेंशन में आते हैं वो यूपी में, तो मतलब सबसे ज़्यादा हालत भी कहाँ ख़राब है? यूपी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, अब देखो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाते हैं हम? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी, हैदरपुर, ध्यान रखिएगा। पहले 46 थे, इसके ऐड होने के बाद अब इस टाइम 47 रामसर वेटलैंड्स हैं पूरी इंडिया में। रामसर साइट्स कहते हैं जो उनके वेटलैंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? रामसर साइट्स। तो टोटल 47 रामसर साइट्स हैं। यूपी में पहले 7 हुआ करते थे, अब 8 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउंड एज मिस यूनिवर्स 2021? अभी रिसेंटली मिस यूनिवर्स 2021 किसे बनवाया गया? अरे भैया ये बता देना, इसमें थोड़ा यूनानिमस आंसर दे देना, ठीक है। ना भी तो कोई बात नहीं, जो भी लगे बस आंसर दे दो। अभी मेरे ख्याल से ये तो बता ही देंगे। मिस यूनिवर्स 2021 किसको बनाया गया? हाँ जी, ऑलराइट। ज़रूरी नहीं आप पूरा नाम लिखें, ABCD से भी लिख के काम चला सकते हैं। मैं समझ जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, सी मतलब हन्ना सांधु है, ठीक है। बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहेंगे आप लोग? ऑलराइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज हरनाथ सांधु। तो मिस यूनिवर्स 2021 किसको बनाया गया? हरनाथ सांधु को बनाया गया। शी वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स बीटिंग कंटेस्टेंट्स, कितनी प्राउड की बात है, 80 कंट्रीज के कंटेस्टेंट्स को हराया, ठीक है, ठीक है। और ये टाइटल हमें आज कुछ सालों बाद नहीं, आफ्टर 21 ईयर्स मिल रहा है, ठीक है। हराया किसे था? पैराग्वे की नादिया फरेरा को हराया था। और वो सेकंड आई। और आपकी साउथ अफ्रीका की ललेला मवाने 24 थर्ड आई। इंडिया में अगर हम मिस यूनिवर्स टाइटल की बात करें तो मिस सांधु से पहले दो लोग और ये मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत चुके हैं। सबसे पहले तो 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था, फिर लारा दत्ता ने जीता था इन 2000, और 2000 के बाद तो 1994 में आया, फिर आया 2000 में, अब आ रहा है ये लास्ट, अब मतलब अभी तक का जो लेटेस्ट है वो 2021 का है, ठीक है। ये इवेंट हुआ कहाँ था? इसराइल में हुआ था, इलात इसराइल में हुआ था। अब देखो सिटीज थोड़ा नोटिस कर लिया करो कि ये सिटी कहाँ है? इसराइल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। रिसेंटली इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द IMO काउंसिल, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस काउंसिल में हम री इलेक्ट हुए, इसके हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं। देखिए इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर्स बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार इसको फोकस किया है, जब भी ये न्यूज़ में आता है, क्वेश्चन में आता है, हम इस पर ज़रूर बात करते हैं और इसके हेडक्वार्टर्स ज़रूर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पर्पस डिस्कस करते हैं, हेडक्वार्टर्स ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो IMO का बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी, अरे सो गए क्या? हेलो हेलो हेलो, सोना नहीं है? कई लोग तो मतलब मतलब खुली आंखों से भी सो जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है हम जग रहे हैं बट वो अलग ही दुनिया में खोए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो भी सोने की कैटेगरी में माना जाएगा, मतलब ज़रूरी नहीं कि आंखें बंद करके लोग सोएं आप।
जागती आंखों से भी लोग सो जाते हैं। तो इंसान अवेकन तब होता है जब उसका दिमाग जागा हो, ना कि आंखें। ठीक है, अवेकन पर्सन कौन है? जिसका दिमाग जाग रहा हो। तो दिमाग को जगाइए, आंखें अपने आप जाग जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज लंदन। आईएमओ का हेडक्वार्टर लंदन में। इट इज एन स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यूएन। तो जो भी शिपिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी शिपिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, उसके लिए जो भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो आपका कौन बनाता है? आईएमओ बनाता है। कौन बनाता है? आईएमओ बनाता है। तो भी जो भी आपका इंटरनेशनल मेरीटाइम ट्रैफिक है, पता चला इधर से ओशन में क्या हो रहा है, इधर से एक शिप जा रहा है, इधर से एक शिप आ रहा है, अब आपस में दोनों लड़ने लगे, वो कहे तू इधर से जा, तू इधर से जा, वो कहे तू इधर से जा। ठीक है, तो इस तरह की लड़ाई ना हो जाए, इसके लिए थोड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंटरनेशनल लेवल पे हमें चाहिए होते हैं। तो वो किसने बनाए? आईएमओ ने बनाए। हेडक्वार्टर लंदन। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज 34th हुनर हाट वाज इनॉग्रेटेड? देखिए, हुनर हाट ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप जनवरी से मेरे साथ हैं ना, तो आपने कई बार डिस्कस किया होगा। अब मैंने कई बार हुनर हाट के बारे में बताया। हुनर हाट, फिर मैंने उस्ताद स्कीम, इन सब को रिलेट करके सब कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फिर से आपकी सर्विस में है हुनर हाट। ठीक है, तो ये किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ है ये बताना। 34th हुनर हाट किस सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है कि इन हुनर हाट को ऑर्गेनाइज कौन कराता है। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, हुनर हाट इनॉग्रेटेड ऑन 12th December 2021। बताइए, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज 34th हुनर हाट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 12th December 2021? सूरत, मेरठ, भोपाल, कानपुर। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज सूरत। ठीक है, सूरत। तो हुनर हाट को जो ऑर्गेनाइज कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कराता है। ठीक है, मोमा कहते हैं, मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, एक स्कीम है उस्ताद स्कीम, उसके अंडर ही होता है। उस्ताद मतलब अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो पर्पस यही है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ के आर्टिजन्स डेवलप करते हैं, उनकी एग्जीबिशन कराई जा सके, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकें, और उनके लिए एक अर्निंग का भी जरिया प्रोवाइड कर सके। तो पर्पस क्या? टू प्रोवाइड मार्केट एक्सपोजर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इससे स्किल्स को भी बूस्ट मिलेगा, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स और आर्टिजन्स की। तो ये पर्पज है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, उस्ताद स्कीम के तहत आता है। उस्ताद स्कीम के तहत आपकी हुनर हाट लगती हैं। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु हैज वॉन फॉर्मूला 1 टाइटल एट अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? हु हैज वॉन फॉर्मूला 1 टाइटल एट अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? ये क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों से। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग बना देंगे। ठीक है, नहीं भी बने तो बुरा नहीं मानना है, बस ये सोचना है कि मुझसे ये क्यों नहीं बना। या तो नहीं पढ़ा होगा, या भूल गए होंगे, या फिर पढ़ा भी था भूल भी गए, आंसर गलत टिक कर दिया। तो आपको अपनी गलती पकड़नी कि आप किस स्टेज पर गलती कर रहे हैं। पढ़ा नहीं तो पढ़िए, भूल गए तो रिवीजन करिए। ठीक है, सबसे पहले तो गलती पकड़िए, आप गलती कर क्या रहे हैं। जब गलती पकड़ में आ जाएगी तभी तो उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है आप अपनी गलती पकड़ें। ठीक है, चलिए। तो हु हैज़ वॉन फॉर्मूला 1 टाइटल एट अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? वॉल्ट्री बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन या सेबास्टियन वेटल? करेक्ट आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने फॉर्मूला 1 टाइटल एट अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स आपका जीता है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। उम्मीद है आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। अच्छा, साथ ही साथ जैसे कल के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारा एक रिपब्लिक डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। एक्चुअल में इंडिपेंडेंस डे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा रिपब्लिक डे, क्योंकि रिपब्लिक डे ऐसा दिन है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला। ठीक है, हम कंप्लीटली आज़ाद हुए थे रिपब्लिक डे में,
क्योंकि 1947 में आज़ादी मिल गई थी, बट स्टिल वी वर आर डोमिनियन। तो जो सॉवरेनिटी वाली चीज़ है वो इसी दिन हमें मिली थी, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसी दिन मिली थी। और वैसे भी किसी कंट्री की पहचान होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। जब तक आपके कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तब तक वो कंट्री का मतलब क्या है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, जो जनता के लिए बनाओ, जनता की भलाई के लिए बनाओ, ना कि जनता को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाओ। तो इससे पहले 1950 26 जनवरी से पहले पहले जो हमारे लॉज चल रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 पे हम जी रहे थे, तो वो तो ब्रिटिश मेड था। बट जो संविधान था वो हमारा खुद का बनाया हुआ था, ठीक है। अब कई लोग आएंगे इसमें गलतियां निकालेंगे, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो अंग्रेजों ने बनवाई थी। आप उन पे फोकस मत करिए, आप फोकस करिए कि संविधान हमारे देश के लोगों ने बनाया है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना के गए, तो हमें बस उन्हीं के ड्रीम को फुलफिल करना है, उन्हीं के सोशल व्यू को आगे लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिटन इन अ लैंग्वेज ऑफ लॉ। लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक सोशल डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी को अपग्रेड करने की जो बात करता है, ठीक है। तो वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। कल सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। और डू मैं भूल जाता हूँ, सॉरी उपांग। आई डू, ठीक है, आई डू, ठीक है। सो एंजॉय द डे, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।